बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ताया ऑनलाइन का 108वां एपिसोड है और ये बताना मकसूद नहीं है कि आज हम 108वां प्रोग्राम कर रहे हैं, बल्कि बताने का मकसद ये है कि आज तक ताया ऑनलाइन में हमने जितने भी प्रोग्राम किए, जितने भी एपिसोड किए, जितने भी मौजू किए, हमने बड़े लाइट अंदाज में खेलते कूदते तंज व मिजाज के साथ हमने अपने माशरे पे तंज की, अपने माशरे को बेहतर बनाने की कोशिश की। आपने बड़े बड़े टॉक शो देखे होंगे, बड़े बड़े करंट अफेयर के प्रोग्राम देखे होंगे, जिसमें बड़े बड़ी कदावर शख्सियात आपने देखी होंगी जो किसी एक मौजू पे बड़ी बड़ी लंबी लंबी डिबेट बातें करते रहते हैं। लेकिन हम अपने प्रोग्राम में हर मौजू पे बड़े लाइट अंदाज में अपने ऊपर तनकीद कर रहे होते, अपने माशरे को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे कि हम ठीक होंगे, हम बेहतर होंगे तो हमारा माशरा ठीक होगा, हमारा माशरा बेहतर होगा। हमने बड़ी बड़ी कोशिशें की, हमने अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश की। लेकिन आज जो 108वां एपिसोड जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि आज ताया खून के आंसू रो रहा है, और उसी तरह जिस तरह आज हमारी 16 करोड़ आवाम, इस तकरीबन हमारी आबादी तो इससे भी ज्यादा हो चुकी है, 18-19 करोड़ से भी बढ़ गई है, जो आज इस साने पे, इन वाकयात पे रो रही है। आज जो मैंने अपने मेहमान बुलाए हैं, शायद वो लोग जो इस साने से मुतासर नहीं है, जो लोग इससे बेखबर है, जो इनके दुख दर्द में शरीक नहीं हो रहे, उनकी सोई हुई आंखें, उनकी बंद आंखें जगा सके, सोई हुई कौम को जगा सकें। मैं बात करूंगा जनाब, जो हालिया मानसून की बारिशें हुई हैं, इस बरसात ने हमारे मुल्क के बहुत सारे इलाकों में जो तबाही और बर्बादी की है, बहुत सारे घर के घर उजड़ गए, लोगों के सरों पे छतें नहीं रही, बेसरो सामानी के आलम में जनाब लोगों के नीली छतरी के नीचे बैठे हुए, उनके माल मवेशी उनसे चले गए, बिल्कुल खाने पीने की चीजें उन लोगों के पास नहीं है। और ये सेम उसी तरह हुआ जिस तरह पिछले साल सैलाब आया, और अब भी इस साल भी वही कुछ होने को आ रहा है। फिर वही वादे, वही पेशबंदी की तकरीरें, वही सारा कुछ कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कि सारा कुछ वही रिपीट हो रहा है। अब भी हम इस सैलाब से निमट नहीं पाए थे, अब भी हमने उन लोगों के उनके मुंह में नवाला तक नहीं दे सके थे, पानी नहीं दे सके थे कि हमारे मुल्क के 2 बड़े शहरों में 2 बहुत बड़े हादसात हुए। लाहौर में एक फैक्ट्री में जो बड़े गुंजान आबाद में थी, वहां आग लगी, और इतनी गुंजान आबाद उन तंग गलियों में वो फैक्ट्री थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उन तक नहीं पहुंच सकती। लगभग 20 से ज्यादा अफराद उसमें हलाक हो गए। अब भी इस फैक्ट्री की आग बुझ रही थी कि शाम के वक्त कराची की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में, जो गारमेंट्स की फैक्ट्री में थी, वहां आग लगी, और वो आग इस तरह भड़क उठी कि वहां पे जितने भी वो मजदूर, वो जो काम कर रहे थे, कारीगर, उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। चीखों पकार मची हुई थी और लोग जल रहे थे, मर रहे थे, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसका जिम्मेदार कौन है? वो कौन आज हमने तलाश करना है। वो कौन हर बार क्यों बच जाता है? हर बार जहां किसी फैक्ट्री में हादसा होता है, आग लगती है, कोई तबाही बचती है, वो कौन नहीं मिलता, वो कौन बच जाता है, उस कौन को कभी आज तक सजा नहीं मिली। ऐसा ही हमारे सैलाब वाला है कि हमें कम से कम 2-3 महीने से हमें ये बताया जा रहा था महकमा मौसमियात की तरफ से कि इस साल बहुत सारी बारिशें होगी, तबाही होगी। हमने उसकी भी पेशबंदी नहीं की, उसमें भी कोई ना कोई कौन शामिल तो है। ये कौन है? आज हम अपने जो मेहमान बुला रहे हैं, उन मेहमानों से हम पूछेंगे, उनके दुख दर्द में शरीक होंगे, उनकी बातें शेयर करेंगे, और आज आपने भी उनके दुख में शरीक होना है, उनकी बातें सुननी है। इससे कबल अक्सर ऐसा होता रहा है, बल्कि होता है, कि हमारे प्रोग्राम का जो भी टॉपिक या जो कुछ भी होता है, लोग हमसे रब्ता करते हैं, अपने मसाइल के हवाले से रब्ता करते हैं, अपने बहुत सारी बातें, मुआशरे की बातें बताते हैं, फिर हम उसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये सारा कुछ मैंने खुद अरेंज किया है, मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद अपने मेहमानों को बुलाया है। मैंने चाह रहा हूं कि हम सब लोग, मैं भी, आप भी, हम उन लोगों के दुख दर्द में शरीक हो सके, हमें उनका एहसास करना चाहिए। मेरे जो सबसे पहले मेहमान हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बहुत गुस्से में हैं, यकीन जाने मैं उनका गुस्सा देख नहीं सकता, वो कितनी मतलब वो दुखी बातें कर रहे हैं। मैं उनको इसलिए बुलाना चाह रहा हूं कि आज हम उन बुजुर्ग की बातों में, उनके दुख में शरीक हो सके, उनकी बातें उन बुजुर्ग की सुन सके। आए उनकी जरा हम बातें सुनते हैं अपने बुजुर्ग की। बेटा, मेरी समझ में एक बात नहीं आई है कि जब तुम
तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक पत्थर जो रास्ते में पड़ा है उस पर से कोई टकरा कर कोई बुरे तरीके से किसी वक्त भी गिर सकता है, तो फिर उसको हटाने के लिए हम दूसरों के कहने का इंतजार क्यों करते हैं? क्या हमें नजर नहीं आता या हम देखना ही नहीं चाहते? इस वक्त हमारे मुल्क के 2 बड़े शहरों में 2 बड़े हादसा हुए हैं। 2 बड़ी फैक्ट्रियों में इतनी होलनाक आग लगी बेटा के लोग जिंदा जल गए, कहीं तो दम घुटने से मर गए। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जवाब देगा कि ये आग कैसे लगी? इसके जिम्मेदार वो गरीब और मासूम लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वहां मेहनत करते थे। जी बुजुर्गों, मैं समझता हूं कि ये इंतहाई दुख का लम्हा है। मतलब वो जितने भी वहां पे लोग काम कर रहे थे वो सारे आग की नजर हो गए। ना बेटा, सिर्फ आग की नजर नहीं, बल्कि वो अपने खानदानों को जिनकी वो कफालत कर रहे थे जिंदा जलने के लिए छोड़ गए बेटा, जिंदा जलने के लिए छोड़ गए। ये कौन जवाब देगा कि ये आग लगाने का जिम्मेदार कौन था? कौन उन लोगों का पुरसाने हाल होगा? इंतजामिया खामोश क्यों है? क्या इंतजामिया का काम सिर्फ अफसोस का इजहार करना है? नहीं बेटा, हर साल कितनी फैक्ट्रियां इसी तरह आग की नजर हो जाती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। हमारे मुल्क के बड़े शहरों में कभी आतिशबाजी के सामान में आग लग जाती है और कभी इसी तरह फैक्ट्रियों में आए रोज आग लग जाती है। और वो जो फैक्ट्री है, अगर आपने देखी होगी ना चैनल्स में, वो तो बिल्कुल जल गई है, मखदूश हो गई है, किसी वक्त गिर भी सकती है वो तो। हाँ बेटा, वहां से लाशें निकालने के दौरान खुदा न खास्ता वो इमारत गिर जाती तो उस पे भी ऐसे ही इजहार अफसोस ही होता रहता। आग बुझाने वाले सिलेंडर एक्सपायर हो चुके हैं, किसी को पता ही नहीं। ना ही आम आदमी वो सिलेंडर चलाना जानता है, ना उसको पता है कि इसको कैसे चलाना है। बेटा, ये क्या है? क्यों है ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग पत्थर के हो गए, हमें किसी बात का एहसास ही नहीं रहा। क्या हमें ये मालूम नहीं था कि मानसून की बारिशों में सैलाब हमारी तबाही का मुकद्दर बनने वाला है? हमें ये चीज मालूम नहीं थी। क्या ये सैलाब ही अचानक आया था? नहीं बेटा, ये इस किस्म के हादसात अल्लाह की आई को कोई नहीं टाल सकता बेटा, लेकिन इसमें हमारी अपनी लापरवाही होती है बेटा, अपनी लापरवाही। जब तुम लोगों को मालूम है कि एक फैक्ट्री जो चारों तरफ से बंद है, जिसमें इतने लोग काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसे इंतजामात क्यों नहीं किए गए कि हंगामी हालात से निपटा जाए? क्यों नहीं किए गए बेटा? यही बुजुर्गों, यही वो दुख है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैं चाह रहा हूं कि मेरे नाजरीन भी आपके साथ, पूरी जितने हमारा ये मुल्क है, लोगों के साथ आज हम ये दुख शरीक करें। आज हमने मुझे बता सकें कि जब हमें सैलाब का पता था कि आना, हमने उसकी पेशबंदी क्यों नहीं की। जब हमें यह पता था कि हमारी फैक्ट्रियों के दरवाजे बंद है, हमारी खिड़कियां इनकी बंद है, अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो ये मजदूर बेचारे कैसे निकलेंगे। ये वो बात है जो आपके जरिए आज हमने अपनी कौम को बतानी है। आप तशरीफ रखेंगे, मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा। हमारे बुजुर्ग हैं, हमें आपकी बहुत सारी बातें चाहिए। जी आप आए मेरे साथ, जी प्लीज, जी आए। मेरे लिए आज आप बहुत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ रखे। जी मैं अभी आपने देखा कि सैलाब में कितनी तबाहकारियां हुई, कितना नुकसान हुआ, ये आपको पता होगा। मेरे मेहमान जो है वो ऐसी ही एक मेहमान है कि मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है कि मैं आज आपके साथ
किस किस के दुख शरीक करूं, किस किस के आपको गम बताऊं। इसी तरह जो मेरे साथ जो मेहमान है, जो खातून है, वो भी सैलाब के हाथों तबाहकार हुई है। मेरी बहन है वो, और इस सैलाब में जनाब उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उनके सर पे कोई छत नहीं है, भूख है, प्यास है और बहुत सारे इनके मसाइल है। हम अपनी इस बहन की बात सुनते हैं आज। बहुत अच्छे ताया जी, अब बुलाया है आपने। सवालों जवाब करेंगे, हालात पूछेंगे, नुकसान का पूछेंगे और फिर मेरे साथ मिलकर एक रस्मी सा इजहार अफसोस भी करेंगे। और फिर चंद दिन बाद ये सब कुछ भूल जाएंगे। मगर क्या आपकी इन सब बातों के बावजूद मेरा खामिद लौट आएगा? नहीं ना, वो अब कभी नहीं लौट कर आएगा। मेरा खामिद भी उसी कश्ती में सवार था जिसमें और बहुत से लोग सवार थे। उनकी जान बचाने के लिए उन्हें उस कश्ती में सवार किया गया था। फिर ना जाने वो कश्ती कैसे डूब गई। उन बहुत से लोगों के साथ मेरा खामिद भी लापता हो गया। बहन, मैं आपके साथ कोई रस्मी अफसोस तो नहीं करना चाह रहा। यकीन जाने मैं इस लम्हे में खुद वाकई ही बहुत दुखी हूँ और मुझे अफसोस है कि आपका शोहर इस हादसे में लापता हो गया या अल्लाह ना करे उससे कुछ हो गया हो। मैं आपके साथ इस दुख में बहुत बराबर का शरीक हूं। मैं ताया जी, इससे बढ़कर और दुख की बात क्या हो सकती है कि अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर मैंने अपनी बेटियों की शादी के लिए जहेज बनाया था, जो पिछले साल सैलाबी रेले की नजर हो गया। और फिर रुपया जमा करके अभी अपनी बेटियों के लिए चंद जोड़े ही बनाए थे कि फिर आफत आन पड़ी। घर के साजो सामान और घर की छत के साथ साथ मेरा खामिद भी सैलाबी रेले में बह गया। इससे ज्यादा और तकलीफ दे बात क्या होगी कि पेट की भूख ने शोहर की मौत का दर्द भी कम कर दिया है। दो टाइम की रोटी के लिए लोगों की इमदाद के मुंतजिर है। खाना तो क्या, पीने के लिए साफ पानी भी मैसर नहीं है। पीने के लिए पानी भी वो दिया जा रहा है। अगर आप उसे एक नजर देख ले तो खुदा की कसम आप अपने पांव धोने भी गवारा न करें। मगर हम और हमारे बच्चे वही गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। बहन, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे पता है कि आप पे क्या बीत रही है। भूख का सामना है आपको, पीने को साफ पानी नहीं है, बीमारियां वहां पे फैल चुकी हैं, बच्चे आपके बीमार हैं, शोहर आपका लापता है। इन हालात में अगर हम लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी, हम अगर आपके दुख में शरीक नहीं होंगे तो हमारी जिंदगी भी बेकार है। आप बैठे, मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा। आए मेरी बहन। ताया जी, मैं आपकी इन सब बातों को जानती हूँ, मगर मैं ये तो नहीं जानती कि मेरा शोहर जिंदा है या मर चुका है। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये कहती हूँ, खुदारा जो लोग जिंदा है उन्हें तो बचा लीजिए। कोई सैलाबी रेले की नजर हो रहा है और कोई बीमारियों का शिकार हो रहा है।
आखिर कब तक हम सिलाबी रेलों से अपने प्यारों की लाशें उठाते रहेंगे? खुदा के लिए मैं आप लोगों से हाथ छोड़कर कहती हूँ, हमें बचा लीजिए। अरे कोई बीमारियों का शिकार हो रहा है। कहाँ है मेरे मुल्क के वो डॉक्टर जो अपनी सरजमीन पर पढ़ लिख कर दूसरे ममालिक में जाकर दूसरे लोगों की खिदमत करते हैं? क्या मुश्किल की इस घड़ी में उन्हें अपने पाकिस्तानी बहन भाई नजर नहीं आ रहे? क्या उन्हें नहीं नजर आ रहा कि उनकी मां बहनें, उनके भाई बहन इस अजाब में, इस मुसीबत में? बहन बस बेटा बस, यही तो हमारी बेहिसी है कि जब कहा एक चिड़िया का बच्चा मर जाता था तो दिल कांप जाता था, लेकिन अब तो माओ के बच्चे उनके सामने सैलाबी रहने में बह जाते हैं, लेकिन माएं कुछ नहीं कर पाती। क्या ये सैलाब भी अचानक आया था? क्या एक दिन में ये सैलाब आया था, किसी को खबर नहीं थी? कब तक आखिर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? तब तक जब तक हमारी अपनी जात पे कोई हादसा नहीं आ जाता, कब तक बैठे रहेंगे? बस बेटा बस। इनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, बेज़मीर हो चुके हैं ये सब। इनके दिल पत्थर के हो चुके हैं। ये इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। आज हम पर तो कल इन पर भी बुरा वक्त आएगा। बस बेटा फिर दुनिया तमाशा देखेगी इनका। बहन, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत अफसोस है। और जो आपने इस अमल की निशानदाही की है कि आपको कोई अभी तक वहाँ पे जो मेडिकल सहूलियात है वो नहीं मिल सकी, इंशाल्लाह सारा कुछ मिलेगा। आज के एपिसोड में, आज के प्रोग्राम में, आज की आवाज़ आपकी पूरी दुनिया तक, तो खासकर अपनी कौम तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और आप सब्र करें, आप आराम से बैठे, हौसला रखें। और ये जो हमारी कौम है और ये मदद करना जानती है, उन्हें पता है कि हमने अपनी बहनों तक, अपने भाइयों तक कैसे रसाई करनी है, उनकी मदद कैसे हेल्प करनी है। और इंशाल्लाह जितने भी ये मुतासर है सैलाब से, या जहां जहां भी है, और इंशाल्लाह हमारी इमदाद आप लोगों तक पहुंचेगी। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने से पहले मैं जो बात करना चाह रहा था कि जो कराची में भी हालिया हादसा हुआ है, जो वहां पे फैक्ट्री में आग लगी है और जहां तकरीबन 300 साढ़े 300 से बहुत ज्यादा लोग शहीद हुए हैं, आज हम बात करेंगे उसके ऊपर। और उससे जो मुतासरा लोग हैं, अभी हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आज हम उस पर भी बात करेंगे और उन लोगों को भी बुलाएंगे, उनसे मुतासरा मुतलका लोगों से भी हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं। नाजरीन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आज मैं आपको दुखी लोगों से मिला रहा हूँ। वो सिर्फ इसलिए मिला रहा हूँ कि हम आज उनके दुख में शरीक होकर उनकी कुछ दुख में कमी कर सकें। अभी जो मेरी बहन जिनसे आपसे मुलाकात करवाई, जो अभी हालिया सैलाब आया है जनूबी पंजाब में, खासकर राजनपुर और डेरा गाजी खान में आया, ये मेरी बहन वहाँ से आई है, मैंने स्पेशली उनको बुलाया है। अब बात करेंगे कराची में होने वाले उस हादसे की, जिस गारमेंट्स की फैक्ट्री में आग लगी और जिसमें तकरीबन 280 से ज़्यादा अफराद जो वहाँ पे जल गए। तहकीकात हो रही है, बयानात हो रहे हैं, पता नहीं तहकीकात के बाद क्या होगा। वही होगा जो इससे पहले होता रहा है, क्या बयानात पे अमल होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं अभी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसी माँ से जिसके 2 जवान बेटे इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, और उन बेटों जिस तरह बाकी वहाँ पे अहले इलाका के लोग और जवान जो वहाँ पे काम कर रहे थे, उनके साथ ही इनके भी 2 जवान बेटे इस हादसे का शिकार हो गए। उन माँ से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके दुख में शरीक होते हैं। तीन माह हो गए राशिद की ना मंगनी की थी, तो लड़की वाले मानते ही नहीं है।
रोज एक ही बात, जल्दी शादी करो। अब सोच रही हूँ ना, अब कर दूँ शादी ना। अब बहुत चीज़ें काफ़ी बना ली हैं, अब टाइम आ गया, मेरे बेटे की शादी होगी ना, मैं बुरी लगूंगी वैसे डांस करती भी नाचती भी, लेकिन नाचूंगी, ढोलक बजाऊंगी। मेरे बेटे की शादी देखना, कितनी धूम धड़के से शादी होगी। तुम चुप क्यों खड़े हो? नाराज हो ना? तुम्हें बुलाया नहीं है ना शादी पे। ये वो खातून है नाजरीन के जिस फैक्ट्री में जिसके 2 जवान बेटे हादसे का शिकार हो गए, शहीद हो गए। अब नहीं वो आज भी इनको अपने बेटे याद आ रहे हैं। खातून मैं वो नहीं हूँ। मैं आपके दुख में शरीक हूँ। वो मैं नहीं हूँ। कौन से बेटे? किस नाजरीन को मैं पता है, मैं वो माँ नहीं हूँ। मेरी माँ, मेरी बहन, आप ये बात तस्लीम कर लें कि आज मेरे बेटे नहीं थे। वो मेरे बेटे नहीं थे। वो जिन्होंने काम दिलाया था ना राशिद को, साकिब को, वो उस माँ के बेटे थे। मेरे बेटे तो थे ही नहीं। मैंने तो सुबह उन्हें तैयार करके अपने हाथों से नाश्ता खिला के माथे चूम के उनको भेजा था। माँ जी, मेरे बेटे तो मरे ही नहीं। माँ जी, आपको ये बात यकीन करनी पड़ेगी कि आपने अपने बेटे खो दिए हैं। कोई नहीं खो दिए, मैंने कोई नहीं खो दिए। मैंने अपने हाथों से तैयार करके भेजा था, सुबह उनके माथे चूम के भेजा था। 11 तारीख को साकिब ने मुझे कहा मुझे आज तनख्वाह मिलेगी, जुत्ती नहीं लेके आऊंगा आपके लिए। मुझे मेरे बेटे नहीं, मेरे बेटे नहीं मर सकते, वो कभी भी नहीं मर सकते। वो तो मेरे बेटे। शादी होनी है उनकी, अभी 3 महीने हुए, सिर्फ 3 महीने हुए मंगनी की है। वो कैसे मर गए? गलत बातें बता रहे हो लोगों को। मेरे बेटे नहीं मरे, कोई नहीं मरे। मुझे आवाज़ें आ रही थी, मुझे घर में आवाज़ें आ रही थी जब आग लगी थी। लोग सीढ़ियों से लगाई थी ना, छलांगे मार रहे थे, लोगों को बचा रहे थे। मुझे आवाज आई थी साकिब की माँ, मुझे राशिद की भी आवाज आई थी, मुझे वादे दे रहे थे। इसलिए बनाया था ये मुल्क, इसलिए हमें आजादी थी, ये धरती आजादी इसलिए दी थी। जवान बेटों की लाशें उठाए मैंने बेटों को इसलिए पैदा किया था, उनको बड़ा किया था। उनकी लाशें उठाओ मैं, कोई नहीं मरे। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। सब्र करो, हौसला करो, आराम करो, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। मुझे बताओ कौन जिम्मेदार है उनका? आग लगाने वाले, वो बिल्डिंग बनाने वाले, मुझे बताओ। मैं सबक दूंगी उन्हें, मैं बदला लेती हूँ अकेली जाके। इसमें अल्लाह की रज़ा थी, इसको अल्लाह की रज़ा समझने आप। एक घर में से 4 मैयतें, एक मोहल्ले में से 20 जनाजे, कब तक होएगा ये? किसी को पता नहीं था, कुछ खबर नहीं थी। उस जालिमों दरवाजे बंद थे, एक खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, एक दरवाजा वो भी बंद। ताले लगा दिए, उसको मार दो लोगों को। जेल बना के जेल बनाया था उस फैक्ट्री को। जेल के अंदर काम कर रहे थे वो सारे। कोई रास्ता नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा, कोई रास्ता नहीं। वो किधर से निकलते? मुझे आवाजें आई थी मेरे बच्चों की, मुझे बुला रहे थे। मैं तो देख ली अपने बच्चों की मैयतें अपने हाथों से। मेरे बच्चे शहीद हुए हैं मेरे बच्चे। जाओ जाके उन माओ से पूछो, आज भी बैठी है इंतजार में।
माँ जी आप आए। माँ जी आप मेरे साथ आए। माँ जी बैठिए आप। ये वो माँ है जिसके 2 जवान बेटे कराची की उस गारमेंट्स की फैक्ट्री में आग लगने से वहां मर गए। आज इस माँ पे क्या गुजर रही है ये आज आप देख तो रही हैं। आज हमने इन माओं के दुख में शरीक होना है, इन लोगों के दुख में शरीक होना है जो सैलाब में बेसरो सामानी के आलम में पड़े हुए। आज हमने इनके दुख शरीक करने और इसमें आप आज ताई के साथ रहिएगा। आज हमने इनके दुख बांटने हैं। अपना मोहतरम बुजुर्ग साहब, आपने ये सारी सूरत हाल देख ली, इन सारी बातें आपने इनकी सुन ली है। इस मौजूदा सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? बेटा, दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी खिते में जब कोई ऐसी आफत आती है तो अपने पराए, गरीब, अमीर सब एक हो जाते हैं। यही हमारी बदकिस्मती है कि हम इबरत नहीं हासिल करते। हम इबरत नहीं हासिल करते। यहां आज मुझ पे और कल तुम पे वाली बात है। ये दुनिया है बेटा। किसी को क्या पता कि किसने कितना अरसा जिंदा रहना है, किसको किस मोड़ पे किस वक्त क्या हादसा पेश आ सकता है। इसलिए बेटा ये वक्त है कि हमने अपने उन बहन भाइयों की मदद करनी है। हमने उनका जितना भी हो सके, जितना हमारा बस चलता है, हमने उनकी मदद करनी है। यही वो बात है मोहतरम जो मैं कहना चाह रहा था कि आज हमने इन लोगों की बात अपनी कौम तक पहुंचानी है। आज हमने इनके दुख दर्द में शरीक होना है। बिल्कुल बेटा जी। हमारे जो सैलाब से मुतासरा हमारे भाई हैं बेटा, वो जायदादों के मालिक थे, लेकिन आज वो खुले आसमान के नीचे पे यारों मददगार पड़े हुए हैं। जी बहुत सारे लोग थे जो खाते पीते थे, जो बहुत सारे लोग थे जो अच्छे खासे घरों के लोग थे। आज वो गांव के गांव बह गए, लोगों के घरों में पानी चला गया। और आज इनकी बात हमने उन लोगों तक पहुंचानी है जो इस बात के जिम्मेदार हैं। शायद उनकी आंखें खुल जाए और आइंदा ऐसे हादसा की रोकथाम हो सके। बिल्कुल बेटा, ये हादसा कोई मामूली हादसा नहीं है बेटा। हमारे मुल्क के 2 बड़ी फैक्ट्रियों में इतनी होलनाक आग और इतने अमवात हुई है कि इनको दिनों में हम नहीं बुला सकते। हमने आगे बढ़ना है, हमने अपने भाइयों की मदद करनी है और आइंदा के लिए ऐसे हादसा से बचना है बेटा, बचना है हमने ऐसे हादसा। नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर मैं अपनी उस बहन से बात करूंगा जो सैलाब से मुतासरा है और अपनी उस माँ से बात करूंगा जिसके 2 जवान बेटे कराची की उस गारमेंट्स की फैक्ट्री में आग लगने से झुलस गए, मर गए। हम इनसे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये वो मेरे मेहमान थे। ये वो खातून थी सैलाब में जिसके शोहर जनाब डूब के मर गए, गुम हो गई, कहाँ चले गए, बेसुरो सामानी के आलम में ये जनाब वहां से जनूबी पंजाब से आई हुई हैं, अपना दुखड़ा बयान कर रही है। और दूसरी तरफ वो मेरी माँ है जिसके 2 जवान बेटे उस फैक्ट्री में, जो गारमेंट्स की फैक्ट्री में मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, जल के मर गए। उस खातून को अभी तक यकीन नहीं है। वो कह रही कि नहीं, मेरे बेटे जिंदा हैं, मेरे बेटे यहीं पे हैं। आज आपने इन लोगों के दुख दर्द में शरीक होना है और आपने बजरिए टेलीफोन आपने हमसे जरूर बात करनी है 05141023347 पे और 05141023348 पे। आज आपकी कॉल का हमें इंतजार रहेगा।
बहन जी, आप मुझे ये बता दें, आपका गांव हालिया सैलाब में बह गया, वहां पर सैलाब की क्या वार्निंग जारी की गई थी? जी हाँ, बार बार ऐलानात हुए जा रहे थे, लेकिन हमारा घर जरा ऊंचाई पर था। जब बारिशें शुरू हुई तो चंद एक घरों में पानी दाखिल हुआ, मगर बहुत से घर ऐसे थे जो पानी से महफूज रहे। करीबी नहर में शिगाफ पड़ गया और नहर का पानी गांव में दाखिल हो गया। और फिर देखते ही देखते बहुत से घर पानी अपने साथ बहा कर ले गया। वो फसलें जिन पर हमने पूरा साल मेहनत की, वो एक ही रात में सब तबाह हो गई। जानवर मर गए, खानदानों के खानदान तबाह हो गए। आज हम खुले आसमान के तले बेयारों मदद कर जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई भी तो हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा। बच्चे, बूढ़े, जवान सब बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ताया जी, मैं सवाल करती हूँ उन अपने डॉक्टर भाइयों से जो तालीम तो अपनी इस सरजमीन पर हासिल करते हैं, मगर खिदमत जाकर दूसरे ममालिक में लोगों की करते हैं। क्या मुसीबत की इस घड़ी में उन्हें अपने पाकिस्तानी बहन भाई नजर नहीं आ रहे? कहाँ है उनकी तालीम? कहाँ गई उनकी डॉक्टरीज? इंतजामिया खामोश क्यों है? क्यों खामोश है इंतजामिया? माँ जी, मुझे पता है कि आपको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है और ये पाकिस्तान की तारीख में आग लगने का सबसे बड़ा हादसा है। पूरा पाकिस्तान दुखी है और दुनिया का सबसे बड़ा ये हादसा है। हम आपके दुख में बहुत शरीक है और अल्लाह की रजा इसमें भी है, लेकिन हम आपको दुख शेयर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपके बेटे कब से इस गारमेंट्स फैक्ट्री में काम कर रहे थे? हो गए देखिए 8-9 महीने पहले। मेरे मोहल्ले के 2 बच्चे मेरे राशिद के दोस्त थे, तो उन्होंने लगवाया था राशिद को और साकिब को यहाँ नौकरी लगवाया था। इससे पहले पढ़ नहीं सके, कुछ हालात ऐसे थे, तो इधर उधर काम कर लिया, मेहनत मजदूरी कर ली। सर्दी गर्मी में कभी काम की परवाह नहीं की, मुश्किल से मुश्किल काम किया। साकिब अभी छोटा था, ट्रकों से बड़ी सीमेंट की बोरियां सर्दियों में उतारता, मजदूरी करता। कोई बिल्डिंगें बन रही होती, वहाँ जाके रेत बजरी उठाते, मजदूरी करते। सारी जिंदगी मेरे बेटों ने मुझसे मांगा नहीं कुछ भी, बड़े बड़े मुश्किल हालात देखे। जितनी भी परेशानी आई है ना, मेरे बच्चों ने कभी शिकायत नहीं की मेरे से, सब्र से काम किया। अब इधर लगाया तो मैं तो सुखी होगी। मैंने कहा चल, जो इधर उधर ख्वार होते थे ठंड में, गर्मी में, सर्दी में, तो मैंने कहा चल अच्छा हो गया, एक जगह लग के काम करेंगे तो मेरे बच्चे सर्दी गर्मी की मुसीबतें नहीं झेलेंगे। तो मुझे क्या पता था मेरे लिए सारी जिंदगी का अज़ाब छोड़ के खुद चले जाएंगे। उनकी उम्र नहीं थी मरने की, मेरी थी, मेरी उम्र थी। मुझे मौत आ जाती, मैं मर जाती, उनकी उम्र नहीं थी जाने की। मेरा साकिब क्या किया होगा उसने? रिश्ते बंद, इतनी सी भी खरोच जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ अपने बच्चों पे। इतने प्यारे मेरे फरमाबरदार बच्चे, कभी उन्होंने शिकायत नहीं की मुझसे, कभी हालात की तकलीफ की शिकायत नहीं की थी। मुझे जाना चाहिए था, मेरे बच्चों की उम्र नहीं थी जाने की।
बाजी हौसला रखिए। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अल्लाह को यही मंजूर था, ये दुख हमारी किस्मत में था, ये दुख आपका नहीं, ये पूरी कौम का दुख है। हो सकता है इस हादसे से हमारे उन लोगों की आंखें खुल जाएं जो इसके जिम्मेदार है। हो सकता है इसके बाद कोई हादसा ना हो सके, हो सकता है इसके बाद किसी मां से उसके लाल ना बिछड़ सके। बुजुर्गों, आप मुझे बताएंगे, जो इस तरह के हादसा होते रहते हैं, इसके बचाव के लिए हमें क्या कुछ दाया अमल इख्तियार करना चाहिए? बेटा, नेक अमल दिल से किया जाता है, कहने से नहीं। दुख तो इस बात का है कि हमारे अपने बहन भाई हमारे अपने ही मुल्क में बेयारो मददगार हैं। एक तरफ सैलाब से और दूसरी तरफ लाहौर और कराची की फैक्ट्रियों में आग लगने से 40 जनाजे एक मोहल्ले में से निकले। इससे बड़ा दुख वाला बात कोई भी नहीं है। इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं हो सकता कि एक मोहल्ले में से 40 जनाजे। बेटा, इसके बावजूद आज भी हमारे मुल्क के कई शहरों में लोग टीवी पर खबर सुनते हैं और सर हिलाकर अफसोस का इजहार करके फिर अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। आज भी उसी तरह बाजारों में लोग खरीदो फरोख्त चहल पहल में मसरूफ है। भाई जालिमों, कम से कम अपनी पॉकेट मनी के 500 रुपए भी अगर तुम उन गरीबों के लिए भेज दो तो उनकी कितनी मदद हो जाएगी बेटा, कितनी मदद हो जाएगी। लेकिन क्यों हम ऐसा नहीं चाहते? क्यों आंखों पे पट्टियां बांध के हम बैठ गए हैं? क्यों अपने बहन भाइयों का दुख हम महसूस नहीं करते? इस वक्त हमारे साथ लाइन पे जनाब हमारे रेगुलर कॉलर अफजाल अंसारी साहब हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजाल अंसारी साहब। वालेकुम अस्सलाम ताया जी, क्या हाल है? अंसारी साहब आप ठीक है? अंसारी साहब, अक्सर जब हमारे मुल्क में हादसात होते हैं तो हम सारी बात हुकूमतों पे डाल देते हैं। हुकूमतों के अलावा भी बहुत सारे इदारे होते हैं जो इन हादसात के जिम्मेदार होते हैं। मिसाल के तौर पे वो इदारा भी तो होगा जिसने इस बिल्डिंग को पास किया होगा, जिसने कहा होगा कि इस बिल्डिंग में काम जारी रखें। आज हमने किसी पे इल्जाम तराशी नहीं करनी है, आज हमने खुद अपना एहतसाब करना है, अपने गिरेबानों में झांकना है कि इन हादसात में हमारा कितना हाथ है। आप बताएंगे? ताया जी, आपने 108वां प्रोग्राम आप माशाल्लाह कर रहे हैं और जितने एहसन तरीके से आपने ताज़ा पर मरहम रखा है, ये सेहरा आप ही के सर है। यकीन जानिए इस प्रोग्राम से खासकर ये ख्वातीन की जितने भी इन्होंने इस वक्त अदाकारी की हकीकत भर दी है इसमें, और सब जितने भी लोग थे मुजमहिल, उनके जख्म पे मरहम पड़ा गया। मैं तो ताया जी इसके बारे में शायरी में कुछ बताऊंगा। हेलो जी जी अंसारी साहब, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ जी। अगर एक फैक्ट्री मुलाजिम है तो उसके क्या एहसासात हैं और वो मरते हुए भी अपनी माँ से किस तरह मुखातिब है जी, तो ये तो मैं बल्कि रुखसाना मोहतरमा की नजर कर रहा हूँ जी। 5000 महाना तनख्वाह पर क्या फूल खिलेंगे? इस रकम में ना दाल आएगी ना कपड़े बनेंगे। पूरे महीने मेहनत करके बस एक फर्ज अदा होगा, बस बच्चे मरेंगे भूखे और बिल भरेंगे। अफजाल ऐसी जीत से तो यही बेहतर है, लगेगी एक दिन आग तो इकट्ठे 3 लाख मिलेंगे। माँ इस रकम को खुदारा संभाल रखना,
सबर का पकड़ना दामन बहना का ख्याल रखता। और जहां तक ताया जी सलाब ज़दा का ताल्लुक है जी, कि डाली जो नजर अपने हाल पे तो ये कह गया, लगा तो जरा हिसाब क्या रह गया, आटे चीनी दाल से तो तरस ही रहा था, छोटा सा था जो मकान तो वो भी बह गया। खुदा अब तो तेरी जन्नत का हकदार बनूंगा कि जितनी भी थी आजमाइश वो सब सह गया। बस हम सब लोगों के लिए दुआई करते हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, और खुदा मुल्क के तमाम महकमों को अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो सब लोग अपने अपने फर्ज करें। ताया जी, इससे ज्यादा कुछ कहने का ना हौसला है ना हिम्मत है। शुक्रिया अंसारी साहब, शुक्रिया। मैं एक कॉल और ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं समीना बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी समीना साहबा, क्या कहेंगे इस हादसे के मतलब, क्या बात करेंगे आप? अंकल देखें, कराची में आग लगी है, हमारे मुल्क में सैलाब आ रहा है। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि क्या हमारा मुल्क हमें ऐसे मिला था। मैं बीए की स्टूडेंट हूँ, बीए कर रही हूँ, मेरा 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। आप यकीन कर लें, मैं नौकरी के लिए मारी मारी फिर रही हूँ। क्या हमें नौकरी मिलेगी तो हम ऐसे ही आग में जल के मरेंगे? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि हम लोगों का हमारा मुल्क ऐसा तो नहीं हमें हमारे कायदे आज़म ने दिया था। ये क्यों हो रहा है? मुझे आपसे जवाब चाहिए, मुझे अपने बड़ों से जवाब चाहिए कि हमें क्यों कभी हम आग में जल के मारे हैं, कभी हम बम धमाकों में मारे हैं, कभी हम लोग सैलाब में मारे हैं, कभी कैसे क्यों? आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। समीना बेटा, आज हम भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और इंशाअल्लाह आज इसका जवाब हम ढूंढ लेंगे। आप मुझे बताएं बहन जी, कुछ इतलात के मुताबिक वहां वार्निंग भी दी गई कि आप अपने अपने घर छोड़ दें, लेकिन कुछ लोगों ने अपने आबाई घर और गांव छोड़ने को तैयार की थी, इसलिए वो लोग सैलाब में फंस गए। ताया जी, अपनी जाए पैदाइश और माँ बाप दादा की जगह से प्यार करना कोई गलत तो नहीं। 100 में से कोई 3-4 ही ऐसे होंगे, लेकिन बाकियों को किस जुर्म की सजा मिली? बहुत से लोग तो घरों की छतों और दरख्तों पर चढ़कर लोगों की इमदाद का इंतजार करते रहे। उनमें से आधों को इमदाद मिली और आधों को नहीं। जिनमें से आधों से ज्यादा की तो लाशें आई। ताया जी, आज हम अपनी जवान बच्चियों के साथ खुले आसमान के तले गैर मर्दों के साथ रहने पर मजबूर हैं। हमारी तो इज्जतें भी महफूज नहीं है। इस मुश्किल घड़ी में जो हमें इमदाद मिलती है, उसमें से आधी से ज्यादा चोरी हो जाती है। लोगों को शर्म नहीं आती? वो इस मुश्किल घड़ी में भी चोरी चिकारी करने से बाज नहीं आते। खौफे खुदा खत्म हो चुका है उनमें, समीर मुर्दा हो चुके हैं उनके। एक कॉलर है मेरे साथ, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम ताया जी। जी कौन साहबा, कहाँ से जी? जी मैं कुरतुलैन बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। जी बेटा, क्या कहेंगी ये जो लोग सैलाब में बह गए और ये जिस खातून के 2 बेटे फैक्ट्री में? ताया जी, ये सब के लिए बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। ये पाकिस्तान का बहुत ही तारीख वाक़या है ताया जी। ये सब के लिए एक आजमाइश का वाक़या है।
आज हम बहुत दुखी है। क्यों? इसलिए कि जो लोग, जो मेहमान इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं, उन पे क्या गुजरी है ये आप तो सारा कुछ देख रहे हैं। वो वादा जिसके 2 जवान बेटे, उस पर क्या गुजर रही होगी। जब एक ही गली में से, एक ही मोहल्ले में से जब 40 जनाजे उठे होंगे तो उस इलाके पे क्या गुजरी होगी। वो शहर जहां पे तकरीबन 300 के लगभग जवान शहीद हो गए होंगे, उस शहर पे क्या गुजरी होगी, उस लोगों पे क्या गुजरी होगी और हम पे क्या गुजर रही होगी। खातून बहन जी, आप मुझे सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये कुदरत को मंजूर था, आप दुखी होकर अपने बच्चों की रूह को बेचैन न करें। आप सही बात, ये सही है, होता तो वही है जो लिख दिया जाता है बेटा, पर था तो ये हादसा ना। ये हादसे की कोई वजह तो होगी ना, कोई जिम्मेदार तो होगा ना इस हादसे का। वो कौन लोग थे जिन्होंने इस फैक्ट्री को, इस बिल्डिंग को, इस इमारत को, जो भी है, किसी ने तो कहा होगा ना काम कर लो, कुछ नहीं होता। आम आवाम को ये बातें नहीं पता, ये मुश्किल बातें हमें नहीं पता, हमें ये सारी अंदर की बातें नहीं समझ। हमें सिर्फ इतनी समझ है कि हमारे बच्चे गए हैं। मुझे इतना पता है कि मेरे बच्चे गए, जवान बच्चे गए हैं। मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं है। मुझे बताओ कौन जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार है उसको वो जवाब दे। मेरे बच्चे वापस आएंगे? इमारत बंद कर दोगे, मेरे बेटे नहीं आएंगे? वो देखो माए जो अभी भी रो रही है, अभी भी तड़प रही है, उनके बच्चे नहीं आए। किसने सारे रास्ते बंद किए? किसने दरवाजे बंद करके लोगों के बेगुनाह मासूम और जवान लोगों, बच्चों के लिए मौत के रास्ते खोल दिए? क्यों? किसने किया? कोई खुदा का खौफ नहीं है। आएंगे बच्चे वापस, तहकीक होएगी, खबरें लगाओगे तुम लोग, तस्वीरें लगा दोगे, इंटरव्यू कर दोगे, अगले 2 दिन में तुम लोगों को याद भी नहीं होना। मुझे याद रहेगा क्योंकि मेरे बेटे हैं। मुझे पता है जिस तरह मैंने उन्हें जवान किया, बड़ा किया, पाला, बड़ी मुश्किल होती है। कोई एक जानवर का बच्चा मुझे पाल के दिखाओ। बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने पाला इसलिए कि उनको देखो मरे हुए पड़े हुए अपने आंखों के सामने, उनके जनाजे, उनकी मैयतें देखूं, इसलिए पाला। मैं कॉल ले लूं? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम। जी बेटा, कौन कहां से बोल रहे? जी बेटा, कौन कहां से बोल रहे? जी मुकद्दस मुल्तान से। जी मुकद्दस बेटा, क्या कहेंगी आप? हम कहेंगे अगर हम ये सोई हुई कौम है, अगर ये थोड़े थोड़े करके इमदाद करते हैं ना सबको, तो इनकी खुशियां वापस आ सकती हैं, इनके गम हल्के हो सकते हैं। पर हमारी कौम तो सोई हुई है, हमारा मुल्क तो इस तरह सारे मुल्कों से पीछे रह जाएगा। शुक्रिया मुकद्दस बेटा। बुजुर्ग, आप मुझे ये बात बताएं कि बहुत सारी बातें इस हादसे के मुताल्लिक हो रही हैं। मालिक कह रहा है कि आग बुझाने वाली गाड़ी बहुत देर से आई और आई भी तो एक गाड़ी आई। बहुत सारी बातें सुनने आ रही है। हमें अगला लायामल हमारा क्या होना चाहिए? बेटा बात यह है कि नागहानी मौत का मतलब है कि अचानक आने वाली आफत, अचानक आने वाली। बेटा क्या ये मानसून की बारिशें, हमें मालूम नहीं था कि ये बारिशें होंगी? या हमें पहले से ऐसे इंतजामात करने चाहिए कि हम ऐसे किसी हंगामी हालात से निपट सके? बेटा हम पिछले साल भी इन हालात से गुजरे हैं, लेकिन क्या है, वादे किए जाते हैं, बंद बांधे जाएंगे, ये होगा, लेकिन अमल नहीं है बेटा, अमल नहीं है। बेटा ये माँ बैठी है, इसकी बातें सुन के मेरा कलेजा फट गया है, लरस गया है मेरा कलेजा बेटा। लेकिन अभी तक सिर्फ क्या हो रहा है? तहकीकात, सिर्फ तहकीकात हो रही है बेटा। कब तक हम
ऐसे ही इन हालात में मौत को गले लगाते रहेंगे। कब इस पे अमल किया जाएगा? कब इंतजामिया जागेगी? कब इंतजामिया को होश आएगा? बेटा अभी भी होश में आ जाओ, खुदा के लिए अभी भी होश में आ जाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा। अभी हमारे मुल्क का नाम नक्शे पे बाकी है, हमने इसे बाकी रखना है, हमने इसे कायम रखना है बेटा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बाकी भी रहेगा, कायम भी रहेगा, कायम रखना है। बहन जी आप कुछ कहना चाहती हैं? आप हम कुछ कहने के कहाँ है काबिल? हमारे पास बचा ही क्या है कुछ कहने को? अगर बचा भी है तो सिर्फ गारमेंट्स की फैक्ट्री में जल के मर गए। वो उस हादसे से कितनी दिल बर्दाश्ता है, उसका दिल फट रहा है, उसे समझ नहीं आ रही वो क्या करे। उसे अभी तक यकीन नहीं है कि मेरे बेटे जिंदा हैं या मर गए हैं। वो उन्हें अब भी जिंदा तस्वर कर रही है। मैं उनसे बात करने से कबल सिर्फ एक बात मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में आज तक जितने भी हादसा हुए, जो कुछ भी हुआ, आज तक किसी ने जिम्मेदारी उसकी कबूल नहीं की। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस हादसे की जिस शख्स ने जिम्मेदारी कबूल की उसका नाम है रऊफ सिद्दीकी, जो सिंध के सूबाई वजीर है। मैं उन्हें सल्यूट करता हूं कि पहली बार चले किसी ने कोई कदम उठाया तो सही, किसी ने इस हादसे की जिम्मेदारी कबूल की तो सही। ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने इस हादसे की जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया। मैं रऊफ सिद्दीकी साहब को सल्यूट करता हूँ। मोहतरमा मैं आपका दिल आजारी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा को कुछ आप कहना चाहेंगे? आप बस ये कहना है बेटा, जो होना था वो तो हो गया। मेरे बेटे चले गए, मेरे साथ पता नहीं कितनी माओ के बेटे चले गए, जिन्होंने देख लिया, तसल्ली भी आ गई। कुछ अभी भी जिंदा है, सारा दिन में 10 दफा रोती है, 10 दफा जिंदा होती है और 10 दफा मरती है अपने प्यारों के इंतजार में। उनको तो मैयतें भी नहीं मिली होगी। सब्र आ जाता है बेटा, बातें भी हो जाती है। इससे आगे क्या? इससे आगे क्या? कब, कैसे, कौन करेगा? फिर पैसे ही आग लगेगी किसी और फैक्ट्री में, फिर किसी माँ के बच्चे जाएंगे, फिर तुम लोग बातें करोगे, खबरें चलाओगे, हफ्ते बाद 10 दिन बाद फिर खत्म। इसका कोई हल नहीं है किसी के पास। ये क्यों होता है बेटा? कौन करता है ये? कहाँ से आते हैं? हमारे बीच में रह गए, हमें हमारे साथ काम करके कौन है जो हमें खराब कर रहा है? कौन है जो हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है? कौन है जो हमारी इस धरती का, हमारे इस मुल्क का दुश्मन है? उन माओं का दुश्मन है जिनके जवान बच्चे मजदूरी करने कोई दहशतगर्द नहीं थे, कोई गैंगस्टर नहीं थे, वो मजदूर बेचारे मजदूरी कर रहे थे वहां सारे, उनको मार दिया। कैसे मर गए? किसने मारा? कौन पकड़े? किसको ढूंढे? अल्लाह का वास्ता है डरो, डरो, खुदा का वास्ता है डरो। मैं एक ही बात कहूंगी, उस अल्लाह की जात से डरो, वरना कल फिर आग लगेगी, फिर किसी फैक्ट्री में आग लगेगी। और अल्लाह ना करे तुम लोगों का किसी का भी कोई अपना मरे, कोई खून का रिश्ता मरे, तो पता लगेगा, तब समझ आएगी। और जब समझ आती है ना